डिफाइन करेंगे। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? द एवरेज डिस्टेंस, तो साथ साथ लिखो, द एवरेज डिस्टेंस, it is the average distance of valence shell electron, of valence shell electron. It is the average distance of valence shell electron from nucleus. It is called atomic radius. So what is atomic radius? The average distance of valence shell electron from nucleus is called atomic radius. इसको हम atomic radius कहते हैं. This is known as atomic radius. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, लेट अस से यहाँ दिस इज द वैलेंस शेल और इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एवरेज डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, इसको हम एटॉमिक रेडियस मानते हैं, इजंट इट? इसको हम एटॉमिक रेडियस मानते हैं। बट यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना है। क्या सीखना है? वी नो दैट जो एटम्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, दे आर टू स्मॉल। जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर वेरी स्मॉल। तो एटम्स आर वेरी स्मॉल मतलब दे आर लाइक पॉइंट चार्ज। मतलब आपका एटम इतना बड़ा नहीं होगा, आपका एटम बहुत सा छोटा होगा। मतलब आपका एटम ऐसा ही हो सकता है, ये न्यूक्लियस है और ये इसकी शेल है, वैलेंस शेल। तो इतना भी एटम हो सकता है। अगर आपका एटम स्मॉल है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन दिस रेडियस। इस रेडियस को मेजर करना डिफिकल्ट है। सो सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इस डिस्टेंस को मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। देयरफॉर वी कैन नॉट डिफाइन एटॉमिक रेडियस लाइक दिस। ऑल्दो हर एक बुक में ये डेफिनेशन मिलेगी, बट बिकॉज एटम्स आर वेरी स्मॉल, इतनी छोटी सी डिस्टेंस को मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। देयरफॉर ये जो एटॉमिक रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, या टू द आउटरमोस्ट शेल, it is very difficult to determine, is very difficult to measure, it is very difficult to measure। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, तो क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, इसलिए हम करते काम, हम दो एटम्स को साथ साथ लाते हैं। ये एक एटम है और इसके साथ हम एक और एटम को लाते हैं, ये एक और एटम है। इन दो एटम्स के सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं। ये इसका सेंटर है, इसके न्यूक्लियस का सेंटर है, और ये इसके न्यूक्लियस का सेंटर है। इन दोनों की डिस्टेंस निकालते हैं, इन दोनों की डिस्टेंस निकालते हैं, फिर इसको हाफ करेंगे, तब जाके हमें एटॉमिक रेडियस मिलेगा। क्लियर हुई बात? Because the distance from the center to the outermost electron, it's very difficult to measure. Why? Because atoms are very small, तो ये distance बहुत कम होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल को लेते हैं। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। अब होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? Which is made up of two similar atoms like that of H2 molecule, like that of Cl2 molecule, etc. तो इनके केस में हम इनके एटम्स को साथ साथ लाते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो को डिस्कस करते हैं। सो ऑन दिस बेसिस हम एटॉमिक रेडियो को, हम रेडियस को क्लासिफाई करते हैं इनटू सर्टेन कैटेगरीज। जैसे कि हम कोवेलेंट रेडियस को अलग से डिफाइन करेंगे, जैसे कि हम आयोनिक रेडियस को अलग से डिफाइन करेंगे, जैसे कि हम मेटालिक रेडियस को अलग से डिफाइन करेंगे, हम वंडर वाल रेडियस को अलग से डिफाइन करेंगे। सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हम अलग अलग रेडियो डिफाइन करते हैं, ये रीजन है। बताइए, ये बात क्लियर हुई? वाई वी नीड टू ब्रिंग टू एटम्स टुगेदर सो दैट हम डिटरमाइन करेंगे डिस्टेंस, बिकॉज एटम्स आर वेरी स्मॉल। ये जो डिस्टेंस है, ये मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो को डिफाइन करते हैं। तो उन रेडियो का डिस्कशन करते हैं। पहला हमारे पास आएगा कोवेलेंट रेडियो। चलो हेडिंग लगा कोवेलेंट रेडियो। बताओ मुझे, ये बात सबको क्लियर हुई? रेज योर हैंड्स अगर यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई। ये 9th लेवल का कंसेप्ट है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। जनरली ये डेफिनेशन बुक में मिलती है, बट कंसेप्ट ये वाला है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो होते हैं। तो चलिए डिफाइन करते हैं अलग अलग रेडियो को। तो पहले हम डिस्कस, वेरी गुड, पहले हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट रेडियस को। कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? कोवेलेंट रेडियस किस मॉलिक्यूल में डिफाइन करेंगे, किस वाले एटम में डिफाइन करेंगे?
जहां पे दो एटम्स बॉन्ड होंगे बाय कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब दो एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इन दिस केस देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं जहां पे ओवरलैपिंग होती है, मतलब एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स में इंटरेक्ट करता है, ओवरलैप करता है, अंदर जाके घुस जाता है। मतलब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेटिंग होती है, ऑर्बिटल्स पेनिट्रेट ईच अदर, ऑर्बिटल्स पेनिट्रेट ईच अदर। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास एक एटम है, कोई होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, लेट अस से ये इसका ए एटम है और ये इसका एक और एटम है, ये इसका एक और ए एटम है, दिस इज अ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जब मैं इन दो एटम्स को आपस में पास पास लाऊंगा, तो इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की। तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो ये जो ऑर्बिटल है ना इस एटम का, ये न्यूक्लियस है इस एटम का, ये भी न्यूक्लियस है इस एटम का, तो न्यूक्लियस से तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगी। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल है ये पेंट्रेट करेगा इस वाले ऑर्बिटल में। मतलब अगर मैं कहूंगा इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होने का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास एटम ए है, इसमें हमारा दूसरा एटम ए घुस जाएगा, अंदर घुस जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेशन होती है। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो एक एटम के ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स के अंदर घुस जाते हैं, इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है। क्लियर ये बात, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब देखो, अब इसमें हम, ये मेरे पास ए टू मॉलिक्यूल है, जिससे ए टू मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ए एंड ए एटम्स, इजंट इट। तो इसमें मुझे ए एटम की रेडियस निकालनी है। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करूंगा, वो डिफिकल्ट है बिकॉज एटम्स आर वेरी स्मॉल। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले एटम के सेंटर से इस वाले एटम के सेंटर तक मैं डिस्टेंस को मेजर करूंगा, यहाँ से यहाँ तक मैं डिस्टेंस को मेजर करूंगा। लेट दिस डिस्टेंस इज डी ए ए मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस ए एटम टू द सेंटर ऑफ दिस ए एटम। और अगर मैं इस डिस्टेंस को हाफ करूंगा, अगर मैं इस डिस्टेंस का हाफ लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक एटम का रेडियस मिलेगा। इजंट इट क्लियर, तो मुझे एक एटम का रेडियस मिलेगा। बताइए क्लियर हुआ, मुझे एक एटम का रेडियस मिलेगा। देखो, अगर मैं मानूंगा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज आर ए, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज आर ए, इस एटम का रेडियस, इस एटम का रेडियस। सो दिस आर ए प्लस आर ए, दिस इज इक्वल टू डी ए, इजंट इट। और दिस आर ए प्लस आर ए, इट इज टू आर ए, इट इज इक्वल टू डी ए। तो ये जो मेरे पास आर ए है, रेडियस ऑफ एटम, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डी ए। सो दिस इज द प्रूफ, हाफ ऑफ डी ए, दिस इज द प्रूफ। क्लियर हुई बात, बताइए ये बात क्लियर हुई। क्लियर हुई ये बात कि कोवेलेंट रेडियस कैसे डिफाइन करेंगे, जब दो एटम्स आपस में ओवरलैप करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो एटम्स पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, तो उस टाइम हम डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन एटम टू द सेंटर ऑफ अदर एटम। जो वो डिस्टेंस निकलेगी उसको हाफ करेंगे, हाफ करके हमें क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ एन एटम। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इस रेडियस को मैं कहूंगा आर कोवेलेंट। ये जो मैंने यहाँ पे रेडियस निकाली, इसको कहूंगा मैं आर कोवेलेंट। इट्स इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाई टू। सो आर कोवेलेंट इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाई टू। ये बात हमें क्लियर हो गई। यहाँ पे आर कोवेलेंट कब डिफाइन होगा, आर कोवेलेंट तब डिफाइन होगा जब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू एटम्स, इजंट इट। मतलब H2 के मॉलिक्यूल के केस में, मतलब हमारे एन सॉरी Cl2 के मॉलिक्यूल के केस में, O2 के मॉलिक्यूल के केस में, N2 के मॉलिक्यूल के केस में हम डिफाइन करेंगे आर कोवेलेंट रेडियस। आई होप कि आर कोवेलेंट सबको क्लियर हो गया कि आर कोवेलेंट होता क्या है, इजंट इट। तो हम ये कहेंगे सिंस द ऑर्बिटल्स पेनिट्रेट ईच अदर, ये जो डिस्टेंस है ये कम होती है, तो यहाँ पे इस, यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस एटम, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है
इसको कहा जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सो जब भी हम कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करेंगे तो बात एक हमारे पास आती है कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दैट विल बी मिनिमम। internuclear distance will be minimum in covalent radii. तो why it is minimum? कोई मुझे बताएगा why it is minimum? Because orbitals penetrate each other. penetrate करते हैं तो पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो ये जो अंदर वाली internuclear distance है ना, ये कम हो जाएगी, isn't it? Orbitals penetrate each other. तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस व्हेन टू एटम्स आर जॉइंड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, isn't it? It is half of the internuclear distance when two atoms are joined by a covalent bond in a homodiatomic molecule. क्लियर हुई ना बात? बताइए, ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? फॉर एग्जांपल, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ क्लोरीन, इन केस ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, अगर Cl2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो Cl2 के केस में जो हमारे पास DClCl मतलब DAA, जो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इट इज 1.98, किसके बराबर होता है? 1.98। तो इन केस ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू 1.98। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इट्स इक्वल टू 1.98। तो क्या आप यहाँ पे आर क्लोरीन निकाल सकते हो? सो दिस इज इक्वल टू DClCl, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, that is 1.98 divided by 2. So this will come out to be 2 9s are 18, 2 9s are 18. So this will come out to be 9 point, 2 के बाद पॉइंट है 0.99, 0.99 एंगस्ट्रॉम्स। So this is in एंगस्ट्रॉम्स। ये हमारे पास यहाँ से हम निकाल सकते हैं रेडिय कोवेलेंट रेडिय ऑफ क्लोरीन। बताइए क्लियर हुआ ना विद दिस एग्जांपल? इस एग्जांपल से क्लियर हुआ? बताइए मुझे, क्या इस एग्जांपल से क्लियर हुआ? लेट मी नो कि इस एग्जांपल से क्लियर। हाँ, वेरी गुड इन्हा, वेरी गुड रफीदा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस ताहिर, वेरी गुड फाजिला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटालिक रेडिय। तो मेटालिक रेडिय को डिस्कस करेंगे। रेडिय हम हर वक्त ऐसे ही डिफाइन करेंगे, दो एटम्स को साथ में लाएंगे, तो फिर देखेंगे कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये वाला एटम जो है, ये वाला एटम, ये इस एटम के ऑर्बिटल्स में इंटरेक्ट करेगा, तभी कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर मेटालिक बॉन्ड होगा, इन केस ऑफ मेटालिक बॉन्ड एटम्स ओनली टच ईच अदर, तो यहाँ पे टच होगा। अगर वंडर वाल होगा तो बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, बिकॉज वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, दैट्स अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इजंट इट? तो मेटालिक रेडिय की बात करेंगे पहले। मेटालिक रेडिय, मेटालिक मेटालिक रेडिय की बात करेंगे। तो मेटल क्या होते हैं? मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मीन्स जिनमें अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, oppositely charged ions touch each other, oppositely charged ions touch each other, oppositely charged ions touch each other। For example, अगर मैं NaCl की बात करूंगा, इट हैज अ रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जो बच्चे 12th के होंगे उन्हें पता होगा, जो भी 11th में है वो सॉलिड स्टेट 12th में इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो इट हैज अ रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये रॉक सॉल्ट क्या होगा, सॉलिड स्टेट में डिस्कस करेंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे आयन्स होंगे, बेसिकली Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन। तो देखो, देयर विल बी अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, मतलब ये मेरे पास Na प्लस आयन होगा, उसके बाद मेरे पास Cl माइनस आयन होगा, उसके बाद मेरे पास Na प्लस आयन होगा, उसके बाद Cl माइनस आयन होगा, उसके बाद Na प्लस, उसके बाद Cl माइनस, लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लेयर होगी। So there will be different arrangement of the atoms, but the ions will touch each other. मतलब positive ions will touch negative ions and negative ions will touch positive ions. So इसी को कहते हैं crystal lattice structure. So basically crystal lattice structure में oppositely charged ions जो होते हैं they touch each other. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल
ये मेरा सोडियम प्लस आयन है, मैं पॉजिटिव चार्ज लिखूंगा सोडियम प्लस के बदले। ये मेरा क्लोरीन माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मेरा आएगा सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। दिस इज नोन एज मेटल लैटिस स्ट्रक्चर। तो इस लैटिस में आपने देखा कि हमारे पास जो अयान्स होते हैं दे टच ईच अदर, मतलब आपके पास एक अयान है जैसे सोडियम अयान, तो ये आपके पास सोडियम अयान है, तो ये इसका न्यूक्लियस है, इजंट इट, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये टच करेगा नेक्स्ट वाले आयन को, दैट इज क्लोराइड आयन। तो लेट अस से ये क्लोराइड आयन है, यहाँ पे कोई ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेशन नहीं होगी, ऑर्बिटल पेनिट्रेट नहीं होंगे, दे विल एटम्स विल टच ईच अदर। तो मतलब ये मेरे पास क्लोरीन माइनस है, इजंट इट, ये इसका न्यूक्लियस है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस टू द सेंटर ऑफ दिस, इसको कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट विल बी कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, इसको अगर हाफ करेंगे, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर हाफ करेंगे, तो हमें मिलेगा आर कोवेलेंट, मतलब आर कोवेलेंट मिलेगा, सॉरी नॉट कोवेलेंट, वेरी सॉरी, हमें मिलेगा आर मेटेलिक, बिकॉज मेटल्स की बात हो रही है, तो हमें मिलेगा मेटेलिक रेडियस, दैट्स आर मेटेलिक। तो आर मेटेलिक किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, तो लेट अस से यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज डी ए बी। ए बी बोले तो ये सोडियम का है, ये क्लोरीन का है, दिस इज सोडियम का रेडियस, दिस इज क्लोरीन का रेडियस, सो दिस विल बी इक्वल टू डी ए बी डिवाइड बाई 2। सबको क्लियर हुआ? तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि मैंने दो रेडियस को डिफाइन किया, एक मैंने आर कोवेलेंट को डिफाइन किया, एक मैंने आर मेटालिक को डिफाइन किया। आपको क्या लगता है कहाँ पे रेडियस ज्यादा होगा, कोवेलेंट रेडियस ज्यादा होगा या मेटालिक रेडियस ज्यादा होगा? एक बार फिर मैं यहाँ पे मेटालिक, वेरी गुड। तो देखो एक बार फिर मैं यहाँ, हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड ताहिर, वेरी गुड रफीदा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप खुद भी देख सकते हो, ये कोवेलेंट रेडियस, ये मेटालिक रेडियस है, यहाँ पे मैं कोवेलेंट रेडियस को बनाऊंगा। तो कोवेलेंट रेडियस को अगर बनाऊंगा तो क्या होगा, दूसरा ऑर्बिटल इसमें पेनिट्रेट होगा दूसरे एटम का, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगी, ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, मतलब यहाँ से जो डी ए है, TA है डिवाइड बाई 2, ये कम होगा कंपेयर टू दिस, देयरफॉर आर मेटालिक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आर कोवेलेंट। सबको ये बात क्लियर हो गई, आर मेटालिक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोवेलेंट। डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन करोगे half of the distance between two atoms, yeah, between two ions in a crystal lattice structure when they are bound to each other, when they touch each other, मतलब when they are bonded in a crystalline structure। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे इसको मोर अप्रोप्रिएटली आप लिख सकते हो, दिस इज DNaCl डिवाइडेड बाई 2। बताइए क्लियर हुई ये बात? आई होप कि मेटेलिक रेडियस क्लियर हो गई आप लोगों को कि मेटेलिक रेडियस क्या होता है, isn't it? ये आर कोवेलेंट है, यहाँ पे पेनिट्रेशन होता है, और ये आर मेटेलिक है, यहाँ पे एटम्स टच करते हैं, इसका मतलब आर मेटेलिक ज्यादा, इसकी डिस्टेंस, इसका रेडियस ज्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ आर कोवेलेंट। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट्स वंडर वॉल रेडी। तो थर्ड जो हमारे पास है दैट्स वंडर वॉल रेडी। अब वंडर वॉल रेडी किस में डिस्कस होगा, कौन से मैटर के कौन से स्टेट में डिस्कस होगा वंडरवॉल रेडी? तो हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज आपने बहुत छोटी क्लासों से पढ़ी होगी कि गैस मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ वंडरवॉल इंटरेक्शन, इनमें वीक इंटरेक्शन होता है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो वंडरवॉल रेडी है इट इज वीक इंटरेक्शन, इसको बेसिकली बोलते हैं वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज वीक इंटरेक्शन। तो यूजुअली किस में पाया जाता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स में। तो मतलब क्या, हमारे पास दो गैसियस एटम्स होंगे, लेट अस से ये एक गैसियस एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये सेकंड गैसियस एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। सिंस वीक अट्रैक्शन है, मतलब दूर दूर से एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, दूर दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगी दिस इज वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो ये हमारे पास वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वंडरवाल फोर्स है। तो वंडरवाल फोर्स क्या होगा, बेसिकली वीक है तो दूर दूर से अट्रैक्ट करेगा, मतलब स्ट्रांग होगा तो पास पास होंगे, वीक होगा तो दूर दूर होंगे, इजंट इट। तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस निकालोगे, तो इसको अगर डिवाइड बाय 2 करोगे, सो दिस इज DAB डिवाइड बाय 2, सो दिस इज आर वंडरवाल, इजंट इट। तो यहाँ से हम एक बात क्लियर कर सकते हैं कि आर वंडरवाल जो होता है, दैट इज ग्रेटर देन आर मेटालिक, विच इज ग्रेटर देन आर कोलेंट, इजंट इट। ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बताइए क्लियर हुई ना बात, वंडरवाल रेडियो क्या होता है, कोलेंट रेडियो क्या होता है, और मेटालिक रेडियो क्या होता है। लेट मी नो ये बात क्लियर हुई। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड रफीदा इनहा, यस सर क्लियर, फजला वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा कि हमने 3 रेडियो को डिस्कस किया, इनका ऑर्डर जो है वो हमने यहाँ पे निकाला, ये याद रखना। तो बेसिकली इसको क्या याद रखना है, हमें पता है कि जब जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, यहाँ से ये भी कंफर्म होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहां पे एटम्स ज्यादा पास पास होंगे, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कंपेयर टू दैट ऑफ मेटेलिक बॉन्ड विच विल बी मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू दैट ऑफ वंडरवाल इंटरेक्शन। तो बेसिकली वंडरवाल इंटरेक्शन वीक इंटरेक्शन होता है, क्लियर। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आयोनिक रेडियस को। आयोनिक रेडियस में बेसिकली हम टू टाइप्स ऑफ आयोन्स हमारे पास है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ आयोन्स, एक हमारे पास कैटाइन होगा और एक हमारे पास एनाइन, isn't it? कैटाइन क्या है, which is formed by the loss of electron, which is formed by the loss of electron, और anion क्या है, which is formed by the gain of electron, formed by loss of electron, and this is formed by gain of electron, formed by loss of electron, formed by gain of electron, isn't it? तो केटाइन क्या होता है, इट्स फॉर्मड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनाइन क्या होता है, इट्स फॉर्मड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात हम सबको पता है, इजंट इट। तो देखो अगर कैटायनिक रेडियस की बात करेंगे, अब हमारा जेड इफेक्टिव जो है वो यहाँ पे रोल प्ले करेगा। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, इजंट इट, और मेरे पास Na+ है। तो ये मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है, और ये क्या है, ये इसका कैटायन है। तो अगर मैं इस न्यूट्रल एटम की बात करूंगा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स होंगे। तो उसके बाद अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो पहले शेल में 2, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे अगर देखूंगा तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया होगा। तो देखो यहाँ पे कितनी शेल्स है, ये एक शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरी शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये वाली जो है ये तीसरी शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, isn't it? और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोडियम के केस में प्रोटॉन्स कितने हैं, बताइए मुझे प्रोटॉन्स कितने हैं, क्या कोई प्रोटॉन लॉस हुआ, नहीं। तो प्रोटॉन्स 11 होंगे, बट लास्ट वाली शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, मतलब 2 ही शेल है। तो अब आप खुद ही बताइए, पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरी वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 5 6 7 8, और थर्ड वाली शेल इसमें नहीं। हाँ, तो आप खुद ही बताइए, क्या ये डिस्टेंस ज्यादा है या ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये भी रेडियस है ना, ये रेडियस ऑफ दिस एटम जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, और ये क्या है, ये रेडियस ऑफ कैटाइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आर कैटाइन होता है, कैटाइन का रेडियस जो होता है, इट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एटम, इट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ आर एटम। तो ये बात क्लियर होती। हाँ, तो मतलब कैटाइन का रेडियस स्मॉल होता है देन दैट ऑफ एटम। कैसे एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन करोगे बाय जेड इफेक्टिव। देखो न्यूक्लियर चार्ज सेम है, बट न्यूक्लियर चार्ज सेम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जेड इफेक्टिव ग्रेटर होगा। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है, क्या कैटाइन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, क्या एटम का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, याद है ना।
कि अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, इजंट इट? तो मतलब जो कैटाइन है, कैटाइन के केस में Z इफेक्टिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ न्यूट्रल एटम। बहुत बढ़िया, पी ताहिर वेरी गुड, इनहा वेरी नाइस, रुफीदा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो मतलब ये बात क्लियर होती है कि अगर हम यहाँ पे कंक्लूड ये बात करेंगे कि अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो क्या होगा, Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज जो है वो डिक्रीज होगा, isn't it? Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई कैटाइन के केस में Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। या एक और तरीका है जैसे आप समझोगे कि यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हैं और इन 11 प्रोटॉन्स को तीन लास्ट वाली शेल जो है दैट इज थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे इसको दो ही शेल्स को अट्रैक्ट करना है, isn't it? तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये स्क्रीनिंग करेंगे, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करेंगे, मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले 8 इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेंगे। यहाँ पे तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेट अस से इस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन किया जाए, तो बताइए 8 इलेक्ट्रॉन में से कितने स्क्रीन करेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल स्क्रीन दिस इलेक्ट्रॉन। इस वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको बताना है अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करना है तो कितने करेंगे, 7 करेंगे, बहुत बढ़िया, 7 करेंगे। जिसको स्क्रीन करना है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, शील्डिंग कम होगी, यहाँ पे शील्डिंग ज्यादा होगी। शील्डिंग कम होगी तो क्या होगा, शील्डिंग कम होगी, सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो यही बात कल मैंने आपको बताई थी, पिछले लास्ट वाले लेक्चर्स में जब मैंने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर हुई बात? तो कैसे समझेंगे इस कंसेप्ट को? आई होप कि अब ये बात आपको क्लियर हो गई। बताइए मुझे, ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैटाइन रेडियस के बारे में लिखते हैं। तो नंबर एक बात ये है कि जो साइज ऑफ द कैटाइन है, साइज ऑफ कैटाइन, बताइए अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है कैटायन का साइज डिक्रीज होता है, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। जितना सिग्मा ज्यादा होगा उतना साइज ज्यादा होगा, सिग्मा ज्यादा जेड इफेक्टिव कम, जेड इफेक्टिव कम, साइज बढ़ेगा। क्लियर? साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। बहुत इजी है, बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक हमने यहाँ पे बनाई, isn't it? चलिए मेरे पास ये वाली स्पीशीज है Fe2+ और Fe3+, इनका साइज का ऑर्डर बनाना है, इनके साइज का ऑर्डर बनाना है। अगर इतना याद नहीं रहेगा, कल हमने पढ़ा था कि Z इफेक्टिव किस पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब इनके केस में इसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, साइज कम होगा, तो इसका Z इफेक्टिव कम होगा, Z इफेक्टिव कम होगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ साइज। सबको क्लियर हुआ? 1 2 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। CBA कहाँ है क्या यार, ताहिर क्या बोलते हो, CBA नहीं, इसका साइज ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना कम साइज, है ना? चलिए ये तो एक और एग्जांपल, Pb2+Pb4+, लेड 2+लेड 4+, लेड एक्सरसाइज डिक्रीज ऑर्डर। ओके चलिए डिक्रीज ऑर्डर है तो ठीक है। ये दो, इनका आंसर बताओ। बताइए किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज बड़ा होगा, जल्दी से कमेंट करके बोलो किसका साइज बड़ा होगा। 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रफीदा, वेरी गुड। वन साइज ग्रेटर, वेरी गुड, पहले एक, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो साइज ऑफ लेड 2+ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ O2+। तो देखिए अगर कभी आपको कोई मतलब कभी आपको रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन व्हाई साइज ऑफ Pb2+ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ साइज ऑफ Pb4+, तो क्या कहोगे, इन केस ऑफ Pb2+
आप इसको एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ जेड इफेक्टिव एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। तो आप क्या कहोगे, इन इन केस ऑफ PB4 प्लस या इन केस ऑफ PB2 प्लस, जितना जेड इफेक्टिव, ये इट डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, मतलब आप कहोगे कि जो हमारा PB4 प्लस है, इसके केस में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इजंट इट। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब है जेड इफेक्टिव ज्यादा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इसका मतलब है सिग्मा कम है। सिग्मा कम है तो इसका मतलब है कि साइज इसका कम होगा। जेड जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इसका मतलब साइज इसका कम होगा। बताइए, क्लियर हुई ना बात? तो दिस इज द रीजन, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि पॉसिबल रीजन फॉर दिस इज, वहीं वहीं से बोलेगा द साइज ऑफ PB2 प्लस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 4 प्लस, द पॉसिबल रीजन इज, दीज आर द पॉसिबल रीजंस। क्लियर है ना बात? क्लियर बात हुई? एक और क्वेश्चन लेते हैं, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो मेरे पास Mn है, मेरे पास Mn2 प्लस है, मैग्नीज एग्जिस्टेस इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट Mn3 प्लस, Mn4 प्लस, Mn7 प्लस। तो इसका ऑर्डर बनाना है साइज का, दिस इज Mn7 प्लस। तो इसका ऑर्डर बनाना है तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? सबसे ज्यादा साइज इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो यहाँ पे इन दिस फॉर्म को छोड़ के ऐसे भी देगा, ऐसे भी देगा, मतलब इसको बोलेगा MnO4 माइनस, यहाँ पे बोलेगा Mn2O3, MnO2, यहाँ पे बोलेगा Mn2O3, और यहाँ पे बोलेगा MnO, इजंट इट? इन चार में बोलेगा, बताओ इनके साइज का ऑर्डर। तो पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट MnO के केस में, लेट X इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन मैग्नीज। ऑक्सीजन का -2 होता है, इज इक्वल टू चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +2। मतलब यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन +2 है, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +7। तो कभी सिखाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो देखो इसमें निकालते हैं Mn2O3 के केस में। तो यहाँ पे लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मैग्नीज, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, लेट इट बी X। तो कितने मैग्नीज हैं? दो, तो इट इज 2X, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 होता है 99% केस में, कितने ऑक्सीजन एटम है? 3, इज इक्वल टू चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, दैट्स इज इक्वल टू 0, सो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकला। तो ऐसे भी करके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इजंट इट? तो इसका उल्टा जो होगा, इसका उल्टा एनाइन के लिए होगा, है ना? इसका उल्टा एनाइन के लिए होगा। बताइए, इसका उल्टा एनाइन के लिए होगा ना? एनाइन आएगा आपको, या एनाइन कल करेंगे? एनाइन कल करेंगे। बताइए, यहां तक सबको क्लियर हुआ ना कंसेप्ट? यहां तक सबको? एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस आएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, आयनाइजेशन एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी भी खुद ही आएगी। बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ऑर्डर बताइए, किसका ऑर्डर? इसका ऑर्डर, जितनी ज्यादा चार्ज यार, जितनी ज्यादा चार्ज उतना कम साइज, तो दिस इज द ऑर्डर, है ना? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल आप में ही 3 है, इनहा है, रुफीदा है, ये नाम मुझे जल्दी याद रहते हैं, ताहिर है। तो इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए, दे कंडक्टेड 3 एक्सपेरिमेंट्स। तो जब उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए तो इसने एक एटम का जो रेडियस है इसने निकाला, इट इज 155। तो इसने जब रेडियस निकाला तो इसका रेडियस आ गया 152, सॉरी दिस इज नॉट 1 पॉइंट, दिस इज 152। और इसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इसका रेडियस आ गया 150। तो आपको बताना है जो इन्हा का एक्सपेरिमेंट है वो कौन सी रेडियस को शो करता है, और फीदा का कौन सी रेडियस को शो करता है, तो ताहिर का कौन सी रेडियस को शो करता है। तो आपको मैच करना है
कि एक्सपेरिमेंट जो इन्हा का है और जो रफीदा का है और जो ताहिर का है, ये किस रेडियस को शो करते हैं? तो बताइए, सबसे ज्यादा रेडियस मतलब वंडरवॉल रेडियस, तो इन्हा ने यहाँ पे वंडरवॉल रेडियस निकाला है। तो सबसे कम मतलब कोवलेंट रेडियस ताहिर ने यहाँ पे कोवलेंट रेडियस निकाला है। और बीच वाले जिसका मीडियम है उसने क्या निकाला है? उसने मेटेलिक रेडियस निकाला है। बताइए, क्लियर हुआ? तो एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फैक्ट हमने यहाँ पे देखा। तो क्या वो ये बात क्लियर हुई अब? लेट मी नो कि क्लियर हो गया आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो बाकी बच्चों का नेक्स्ट टाइम उनका नाम लेंगे। एक्चुअली मुझे अभी सारे नाम याद नहीं रहते हैं ज्यादा। सबको क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट जो कल एक क्वेश्चन लेंगे उसमें दो चार बच्चों का और नाम लेंगे, डोंट वरी। सबको क्लियर हुआ? बताइए मुझे, आज के क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम? आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस जूम मीटिंग टुडे। भाई, शैल वी स्टॉप नाउ? इतना तो बता दे यार। शैल वी स्टॉप नाउ? वेरी गुड, 100% क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो वेरी गुड, चलिए, वेरी नाइस।